मैं श्रीमती प्रेम परिहार। आज हम मुद्रा की प्रकृति या विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, मुद्रा से आशय उन सब वस्तुओं से है जिन्हें विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान और संचय के रूप में वैधानिक, विस्तृत और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। इसमें साख मुद्रा की भी मात्रा को शामिल किया जाता है। यहाँ एक विशेष अंतर है कि हम चलन के अंदर जो मुद्रा है वह किसी भी देश के मौद्रिक लेन देन को सामान्य रूप से चलन में रहने वाली मुद्रा में है। इस मुद्रा को जो चलन में है उसमें साख मुद्रा को हम शामिल नहीं करते। साख मुद्रा जो है वह उच्च स्तरीय तरलता के कारण निकट मुद्रा के रूप में जानी जाती है। साख मुद्रा के रूप में अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियाँ, बांड, अंश, सावधि जमा पत्र आदि शामिल होते हैं। यह मुद्रा तो नहीं होती लेकिन मुद्रा के रूप में ही काम करती है। अतः वे सब वस्तुएं जिन्हें आसानी से तत्काल मुद्रा में बदल सकते हैं निकट मुद्रा के रूप में जानी जाती है। अब है मुद्रा की प्रकृति या उसके स्वभाव और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो है कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय और सचेत साधन है। मुद्रा किसी भी देश के सभी घटकों को प्रभावित करती है। अर्धविकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आर्थिक गतिविधियाँ साहसी को प्रेरणा और विकास के अवसर प्रदान करती है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था का आवरण माना जाता है क्योंकि मुद्रा की अवस्था को देख करके ही हम उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। मुद्रा आर्थिक जीवन के चारों ओर लिपटा हुआ एक वस्त्र के रूप में होता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि आर्थिक विकास के पीछे जो वास्तविक शक्तियां हैं वह क्या है और उन शक्तियों का क्या कार्य है। मुद्रा केवल विनिमय के समय ही दिखाई नहीं देती, बल्कि भुगतान के समय भी मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादन तथा उपभोग के वास्तविक कार्य तो मुद्रा के आवरण के साथ साथ हैं ही, लेकिन आत्मनिर्भरता और विकास के लिए भी मुद्रा का होना बहुत अधिक आवश्यक है। अगला है, मुद्रा साधन है न कि साध्य। मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है जब तक कि उसे कोई उपयोग करने वाला न हो। यानी कि यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है तो हम मुद्रा का अस्तित्व समाप्त ही कर देंगे। यानी कि उपभोग, सामाजिक विकास, आर्थिक कार्य, प्रतिष्ठा आदि सबको बनाए रखने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। यदि हम इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी मुद्रा साधन है न कि साध्य। अगला है, मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होना आवश्यक है। मुद्रा विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक तभी कार्य कर सकता है जबकि उस मुद्रा को स्वीकार करने की क्षमता हो, वह विधि स्वरूप सर्वग्राह्य हो, वैधानिक हो, जनता के विश्वास पर आधारित हो, तभी उसमें सर्वग्राह्यता का गुण शामिल हो पाएगा। मुद्रा एक तरल संपत्ति है। पहले भी हम जान चुके हैं कि मुद्रा की तरलता के कारण ही मुद्रा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये एक तरल संपत्ति है। हर समय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदते समय उसका नकदी रूप में या तरलता रूप में होना आवश्यक होता है। यद्यपि भूमि, मकान, भवन, मशीनें आदि सब भी हम कहते हैं कि हमारी संपत्ति है, लेकिन इनमें तरलता का गुण नहीं होता, इसलिए इन्हें
मुद्रा के रूप में नहीं जाना जा सकता। इनको अगर हमें मुद्रा के रूप में जानना है तो पहले हमें इनका विक्रय करना होगा, इनको कैश करना होगा, और तब जाकर के हम किसी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उसका विनियोग कर सकते हैं। अगला है मुद्रा की उपयोगिता में भिन्नता होती है, यानी कि मुद्रा स्वयं में उत्पादन का कार्य नहीं करती, बल्कि यह तो केवल उत्पत्ति और विनिमय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती है। मुद्रा स्वयं कुछ भी उत्पादन नहीं करती है, लेकिन वह वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन तथा वितरण की वास्तविक आर्थिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। मुद्रा के इसी स्वरूप के कारण यह माना जाता है कि मुद्रा की उपयोगिता भिन्न भिन्न अवसर पर भिन्न भिन्न होती है। कहीं वह कच्चे माल के उत्पादन में होती है, कहीं पूंजी को ब्याज भुगतान के रूप में होती है, कहीं श्रमिक को वेतन भुगतान के रूप में होती है, श्रम का प्रतिफल प्रदान करने में होती है। यानी कि मुद्रा की उपयोगिता भिन्न भिन्न अवसरों पर स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। क्योंकि कुछ मुद्राओं का क्षेत्र तो विस्तृत होता है, जैसे कि अमेरिका का डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और कुछ मुद्राएं जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर ही सीमित रह जाती हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग बहुत कम होती है। अंतिम बिंदु है सरकार मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करती है। यानी कि कोई भी देश हो, उसमें मुद्रा की कितनी मात्रा प्रचलन में रहेगी, इसका निर्णय वहाँ की सरकार करती है, और कहीं कहीं केंद्रीय बैंक स्थापित होते हैं, वो इस चीज़ का विचार करते हैं कि हमारे देश में कितनी मुद्रा रहनी चाहिए। मुद्रा आधुनिक युग में मानव के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। अतः मुद्रा के प्रचलन, नियमन और नियंत्रण का कार्य सरकारों पे होता है। सरकारें इनका नियंत्रण बैंकों के माध्यम से करती हैं, और स्पष्टतः हर देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक होता है जो इसके नियमन में और नियंत्रण में सहयोग देता है। अब भारत सरकार द्वारा मुद्रा का मापन के लिए नई अवधारणाओं का विकास किया है। पहले हम पढ़ते थे कि मुद्रा की अवधारणाएं जो है M1, M2, M3, M4 हुआ करती थी। अब वो अवधारणाएं RBI द्वारा बदल दी गई हैं, और इन अवधारणाओं के अंदर अब नवीन अवधारणाएं प्रचलन में आई हैं, जिनके अंदर M0, M1, M2 और M3 अवधारणाएं प्रचलित हो गई हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4 जो पहले हमारी चला करती थी, उनका प्रतिस्थापन कर लिया है इन्होंने। अब M0 के अंदर कौन कौन सी अवधारणाएं होंगी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। M0 यह मुद्रा आपूर्ति की बिल्कुल नई अवधारणा है। इसकी गणना में चलन में करेंसी, रिजर्व बैंक के पास बैंकर्स जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इनको शामिल करते हैं। M1 के अंदर जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल करते हैं। M2 के अंदर पहले जो हम पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएं थी वो उसमें शामिल करते थे, लेकिन नवीन अवधारणाओं के अंदर इसे शामिल नहीं करते हैं। नवीन अवधारणा के अंदर M1 की सभी मदें प्लस बैंकों में बचत जमाएं, बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण पत्र और 1 साल में परिपक्व होने वाली मियादी जमाएं, उनको शामिल करते हैं। और M3 की हम अगर बात करें तो M3 की अवधारणा में भी संशोधन किया गया है, और इसमें M2 प्लस बैंकों के पास 1 वर्ष से अधिक की मियादी जमाओं की राशि प्लस बैंकिंग व्यवस्था की मांग उधार जो है उसको शामिल करते हैं। M4 यहाँ से विलुप्त कर दिया गया है। यह नवीन अवधारणाएं जो है RBI द्वारा पोषित की जाती हैं, RBI द्वारा निर्धारित की जाती हैं।